नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सूबे में मतगणना के तीसरे दिन बाद भी बीजेपी को 163 सीटों की प्रचंड जीत के बाद भी सूबे में सीएम फेस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। उधर भारतीय जनता पार्टी की आज संसद भवन परिसर में संसदीय दल की बैठक हुई है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे हैं। सबसे पहले 3 राज्यों में बीजेपी की धमाकेदार जीत के लिए आपको बताने कि नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने मोदी जी का स्वागत करते हुए नारे भी लगाए हैं। इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों पर भी चर्चा की संभावना जताई गई थी। बड़ी अहम खबर यह भी है कि बीजेपी अब की बार युवा चेहरों को सत्ता की बागडोर सौंपने की तैयारी पूरी तरीके से कर रही है। आपको बता दें कि संसद सदस्यता छोड़ने वालों में मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और साथ ही साथ राकेश सिंह उदय प्रताप और रीति पाठक का नाम भी शामिल है। आज बड़ी बहस में अहम खबर यह भी है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने विधानसभा चुनाव में आपको बताने की जीत हासिल की है। उधर सीएम फेस पर बने सस्पेंस के बीच इंदौर एक बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। करेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये काम पार्टी का है, मेरा नहीं। कांग्रेस ने ईवीएम पर ठीक बोला है, आपका क्या कहना है? अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो श्योपुर में वो क्यों जीतते। मिशन 29 पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश की जनता डालेगी। इसलिए जहां पराजय हुई है वहां मैं पहले जा रहा हूं। सर, क्या लगता है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहनाओं ने कमल खिलाया, लोकसभा में कितना कमल खिला पाएंगी? 29 की 29 सीट हम जीतेंगे। नाम तय हो गया है क्या? अभी तक तो जानकारी नहीं, आपके पास हो तो मेरे को बता दो सर। एक दर्जन नाम चल रहे हैं अभी, और नाम भी चलाने वाले आप लोग ही हैं और इसलिए धन्यवाद आपको, आप मेरा नाम चला रहे हैं। मोदी जी की उपस्थिति, मोदी जी का नेतृत्व सबसे भारी है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी की जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की योजना थी जो कारगर हुई। लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 203 विधायकों में से ही सीएम होगा? सर, ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लगेगा। ये कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, वो मैंने कई चैनल पे भी कहा, कई बार कहा, मनभेद थी। सर, हार का क्या बड़ा कारण रहा? 2023 की जो बहुत बड़ी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, क्या लग रहा है ईवीएम कारण रही या जनता तक आप अपनी बात नहीं पहुंचा? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरे जितने भी चुनाव हुए हैं अभी तक हिंदुस्तान में, चाहे हर राज्य के, जहां भी पोस्टल बैलेट का जहां रुझान रहा है वहां पे सरकार उस पार्टी की बनी है। लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि 190-196 सीटों पर पोस्टल बैलेट के कांग्रेस के पक्ष में आए। ईवीएम भाजपा का जनादेश है, जनता का जनादेश नहीं है। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। देखिए, अब पार्टी भाजपा का अंदरूनी मामला है और मैं समझता हूं कि आरएसएस जैसा चाहेगी वैसा उनका कैंडिडेट होगा। राहुल तो फिलहाल जिस तरीके से आपने बयान सुन लिए, लेकिन उसके बाद भी जो सस्पेंस है वो लगातार देखने को मिल रहा है। खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मंजरी जैन है, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मंजरी जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। साथ ही साथ सौरभ शर्मा है, प्रदेश सचिव कांग्रेस की तरफ से, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले मंजरी जी आप ही के पास आऊँगा। जिस तरीके से लगातार सस्पेंस जो है वो देखने को मिल रहा है, लगातार इंतजार किया जा रहा है कि फेस आखिरकार होने कौन जा रहा है। जो पुराने चेहरे थे उनको दिया जाएगा मौका या फिर कोई नया चेहरा आता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है? किस तरीके से इसको देखें?
देखिए, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व और जो विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें तय होगा। तो मैं समझती हूँ उसके लिए मैं कहने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ और कह भी नहीं सकती हूँ। सो मैं उसका हमें इंतज़ार ही करना होगा और जो भी होगा, अच्छा ही होगा प्रदेश के लिए और प्रदेश की उन्नति के अच्छा, लिए, विधायकों जिस की मिशन पसंद को से ले या फिर संघ की पसंद से बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व जो है वो तय करते हैं। हम्म। तो जो भी होगा सामूहिक रूप से होगा और जो अच्छे से अच्छा होगा मध्य प्रदेश के लिए, निश्चित तौर पर वो आपके सामने होगा। ठीक है। सौरभ शर्मा लगातार बने हुए हैं। सौरभ जी, जिस तरीके से अब असमंजस की स्थिति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी ही तालमेल बैठा के मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर सबके सामने लाया जाएगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, चूंकि हम लोग तो महाकौशल के रहवासी हैं, तो हम लोगों की तो उम्मीद है कि महाकौशल को प्रतिनिधित्व मिले और मंत्रिमंडल में भी ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि उनकी सरकारों में हमेशा से महाकौशल को उपेक्षित रखा है। और दूसरी चीज, अभी मैं आपकी चैनल पे कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान सुन रहा था। वो मोदी जी के करिश्मे को धन्यवाद बोल रहे थे, अमित शाह जी की जो मैनेजमेंट था उसको धन्यवाद बोल रहे थे, नड्डा जी की संगठनात्मक शक्ति को धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। और ये बात पूरे मध्य प्रदेश की जनसभाओं में भी देखने मिली। इनके केंद्रीय नेतृत्व में जब आया था, जब प्रचार के दौरान, चाहे माननीय मोदी जी के भाषण रहे हो, अमित शाह जी के रहे हो, नड्डा जी के रहे हो, कहीं भी इस तरीके का नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस चुनाव में फेस है। तो एक बहुत बड़ी अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही है और मैं समझ रहा हूँ उसी का खामियाजा मध्य प्रदेश एक बार पुनः भुगतने जा रहा है। और जहां तक महाकौशल की बात है, हमने आपको पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकारों में रही है, महाकौशल हमेशा उपेक्षित रहा है। चाहे एजुकेशनल इम्बैलेंस हो, चाहे इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस हो, चाहे इकोनॉमिकल इम्बैलेंस हो, मध्य प्रदेश हमेशा से महाकौशल हमेशा से पिछड़ा रहा है। तो हमारी तो इनसे उम्मीद है और आपके चैनल के माध्यम से मांग भी है कि महाकौशल को आप प्रतिनिधित्व दें, महाकौशल से आप मुख्यमंत्री बनाएं और मंत्रिमंडल में भी ज्यादा से ज्यादा चेहरे महाकौशल से हों, क्योंकि आज वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर कहीं विकास की आवश्यकता है, कार्य की आवश्यकता है, तो महाकौशल क्षेत्र से। ठीक है। मंजरी जी, इस तरीके से आपने सौरभ शर्मा को सुना, उनकी तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मौजूदा स्थिति में थे मुख्यमंत्री, वो कहीं ना कहीं दोबारा फेस नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं और चेहरों को भी जगह मिल सकती है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे कैलाश जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, सभी हमारे बहुत ही सम्मानीय वरिष्ठ नेता हैं। और निश्चित तौर पर वो अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। ये हमारी पार्टी की परिपाटी रही है कि कितना भी बड़ा नेता हो, वो अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में ही देखता है। और कार्यकर्ता रहकर ही जो कुछ वो कर सकते हैं, वो एक नेता बन के कभी नहीं किया जा सकता। मैं समझती हूँ जनता के साथ, जनता के बीच में जाना एक कार्यकर्ता के रूप में ही आप जा सकते हैं और कार्यकर्ता के रूप में ही आपस में समन्वय भी रहता है। रही बात कि शिवराज जी को चेहरा नहीं बनाया या अन्य किसी को नहीं बनाया, तो जब पूरे चुनाव के दौरान शिवराज जी तो मुख्यमंत्री थे ही, तो हमें अलग से कोई मुख्यमंत्री चेहरा हम क्यों प्रोजेक्ट करते? अब हम जब पूरी मेजोरिटी के साथ मध्य प्रदेश में अंदरूनी कलह का भी जिक्र कर रहे हैं ना। देखिए, अंदरूनी कलह तो कांग्रेस में दिखाई देती है। उनके सिर्फ उटव्वल की जो नौबत रहती है, उस चुनाव के दौरान भी आपने देखा, टिकटों के बंटवारे के टाइम भी आपने देखा कि कैसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की होड़ में लगे हुए थे और आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे और अपने अपने पुत्रों को स्थापित करने की चाह में उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को अनदेखी की, जिसका इन्हें परिणाम भी मिला। दूसरा, वरिष्ठ नेता जो इनके रहे, जैसे कि अरुण यादव जी रहे, ये ओबीसी का बहुत फैक्टर ले लेकर आए, लेकिन अरुण यादव जी को ही इन्होंने पीछे कर दिया। तो ऐसे करके अजय सिंह जी हैं, कई सारे इनके जो वरिष्ठ नेता थे जिनको बहुत ज्यादा अनुभव था, उनको इन्होंने दरकिनार किया। स्वयं अपने परिवारवाद के उसमें डूबे रहे, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जो कुछ भी इनसे जो इनकी पार्टी में परिपाटी रही है, उसी का आज परिणाम है कि इन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा। देखिए, चुनाव के टाइम भी इन्होंने पूरी नकारात्मकता के साथ चुनाव लड़ा। ये पूरे टाइम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन इन्होंने ये विजन नहीं रखा कि ये जनता के लिए क्या करेंगे। वही यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो हम अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में गए, चाहे वो केंद्र की हो, बेटी बचाओ से लेकर पीएम आवास,
शौचालय जैसी जो मूल, जी। जो सबसे ज्यादा आवश्यक बुनियादी जरूरत थी, उसके बारे में कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। वो उसके बारे में भी किसने सोचा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। तो ऐसी कई सारी योजनाएं थी केंद्र सरकार की और कई सारी राज्य सरकार की, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक। नहीं, लाडली योजनाओं को तो लक्ष्मी देखिए से सीधे तौर पर फायदा मिला है, इसमें तो तो कोई हम दोहराई उन नहीं है। योजनाओं को लेकर गए और उन योजनाओं का जब जनता ने लाभ लिया तो देखिए उसका आशीर्वाद भी हमें किस तरह मिला। तो निश्चित ये रूप से। हमारी और कांग्रेस में जो रहा वो एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ थी इनमें, चाहे वो उमंग सिंघार जी हो, चाहे गोविंद सिंह जी हो, इन सब ने एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ थी, आज उसी की वजह से आज कांग्रेस गर्त में चली गई। मैं समझती हूँ आज भी आप सौरभ जी, आप पार्टी के महासचिव है प्रदेश के, और आज भी अगर आप आरोप और प्रत्यारोप पर ही टिके रहते तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी कमजोरी और बहुत बड़ी भूल है। आपके नजरिए से मुझे नहीं मालूम क्या, लेकिन मेरे नजरिए से बहुत बड़ी भूल है। जब हम कहीं असफल होते हैं तो हमें अपने आप में विचार करना चाहिए, आत्ममंथन की जरूरत होती है, आत्मचिंतन की जरूरत होती है। तो निश्चित तौर पर आपको अब ये देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए मंजरी जी यहाँ आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। जो सामने दिख रहा है और जो इतिहास रहा है उसमें मैंने आपका और आप चैनल के माध्यम से सबका ध्यान आकर्षित कराया। सौरभ जी, आप ध्यान कर लीजिए, अभी जो 3.5 साल की जो आपकी सरकार रही उसमें महाकौशल को क्या प्रतिनिधित्व मिला? आपके जनप्रतिनिधि यहाँ से मैं गुहार आ रही हूँ लगाते आपकी रहे, बात में। आंदोलन की धमकी देते रहे, उसके बाद उनकी नहीं सुनी गई। और जिन बयानों की आप बात कर रहे हैं, बड़ा कष्ट है, दिग्विजय सिंह जी के साथ ऐसा बयानबाजी हुई, अरुण यादव जी के साथ हुई। भारतीय जनता पार्टी में आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का दुख देखा था जब उनको टिकट मिली थी, कितने बुरे मन से मंचों से बोलते थे कि मैं तो बड़ा नेता हूं, मैं सोचता था हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। 12 दिन नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार को नहीं जाते हैं। जबलपुर में राकेश सिंह जी जहां से प्रत्याशी बनाए जाते हैं वहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी का घर रहता है, और प्रहलाद पटेल जी ट्वीट करते हैं कि आज जनसंपर्क के दौरान अचानक राकेश सिंह मेरे नाम की तख्ती देखते हुए मेरे घर आ गए। ये बयानबाजी तो पॉलिटिकल सिनेरियो में मैं समझता हूं, आप मेरी बड़ी बहन है, ये सब एक अमूमन चलता रहता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि डिलीवर करने की बात। मैं समझ में आपको शुभकामनाएं देता हूं, आप जीती हैं, आपकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर जो बात मैं करता हूं ये बिल्कुल फैक्ट के आधार पर करता हूं। आप महाकौशल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितना भी इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस समूचे मध्य प्रदेश में महाकौशल में पॉलिटिकल, आप यहाँ के लोगों को चांस नहीं देते। माननीय हमारे अजय बिश्नोई जी का जो दर्द है समय समय पर निकल के आता है, और ये तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम ये जो नई सरकार बनी है इसमें महाकौशल को आप प्रतिनिधित्व देने का काम करें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा अगर हमारा कोई रीजन है तो महाकौशल और विंध्य रीजन है। और महाकौशल से अगर कुछ प्रतिनिधित्व देते हैं तो उसका असर विंध्य पे भी होता है, और आप एक कम से कम जो इम्बैलेंस बना हुआ है समूचे मध्य प्रदेश में वो कम से कम आप लेवल पे ला सकेंगे। नहीं, लेकिन सौरभ जी, इस तरीके से मंजरी जी अभी जिक्र भी कर रही थी, कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह का आपने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने गिना दिया कि भाई अंदरूनी कलह आप लोगों के अंदर है, जिसके चलते ये स्थिति हुई है। टिकट बंटवारे को लेकर देखने को मिला, सीटों के अगर आंकड़े देखें तो बहुत कुछ बयान कर देते हैं। नहीं देखिए, हमारे यहाँ कोई ऐसी अंदरूनी कलह नहीं है। चुनाव है, आपने भी लड़ा, हमने भी लड़ा, जो परिणाम है वो सबके सामने है। और बहुत सी ऐसी चीजें जिनका आगे और खुलासा होने वाला है। अगर मैं कहूंगा तो फिर मेरी बड़ी बहन मेरी जबान काटेंगी कि आदमी आप ईवीएम पे दोष मरने लगे। नहीं तो ईवीएम तो कांग्रेस लगातार कह ही रही है ना। सुनिए ना, आपने कभी भी कोई प्रांत में कहीं ऐसा आपने रिजल्ट देखा है कि डाक मतपत्र में कोई पार्टी जीत रही है और जो ईवीएम के रिजल्ट आते हैं वो टोटल विपरीत आते हैं? इसमें यह कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि कर्मचारी ने आपको वोट दिया इसलिए आप डाक मत में। तो अगर कर्मचारी सिर्फ अपना वोट देता है क्या? उसके परिवार के वोट नहीं जाते क्या? उसके घर मोहल्ले में वो अपने मुद्दे के आधार पर जिस पार्टी के पक्ष में मतदान करता है उसमें इन्फ्लुएंस नहीं डालता क्या? जैसे अमूमन कोई भी व्यक्ति होता है, अगर वो जिस पार्टी के लिए वोट डालने जाता है तो 10-5 जन को और तैयार करता है कि यार इस सोच के कारण इस पार्टी को वोट देना चाहिए। साफ तरीके से जिस तरीके का ये मैंडेट आया ये किसी के भी गले नहीं उतर रहा, और मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान की, और समझता क्या हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान की सिर्फ एक ही पार्टी है जो ईवीएम से वोटिंग कराने के पक्ष में, वो है भारतीय जनता पार्टी। आप पूरे नेशनल सिनेरियो में देख लीजिए, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई भी इस बात की पक्षधर नहीं है कि ईवीएम के साथ वोटिंग हो। ये तमाम चीजें हैं, समय समय पर आगे निकलेंगी। लेकिन आज का जो आपका डिबेट का जो विषय है मैं उसी पे केंद्रित रहने चाहता हूं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये तो अभी विजयवर्गीय जी ने और आपने भी बताया कि इतवार तक तय हो जाएगा, लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि आपकी जो सरकार चली उसमें सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इन पिछड़े हुए रीजनों को आपको देना चाहिए। ठीक है मंजरी जी, बोलिए। जी, मैं जी
सौरभ जी को बताना चाहती हूँ कि देखिए मध्य प्रदेश का जो मुखिया बनता है, मुख्यमंत्री जो होता है वो पूरे प्रदेश का होता है। किसी एक रीजन को लेके ये सोच नहीं रखी जाती है और मैं समझती हूँ कि मध्य नहीं, प्रदेश का आवश्यकता है, पिछले आप 18 इस समय आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि ऐसा पक्षपात महाकौशल में हमेशा से होता जा रहा है। रीजन वो बात सौरभ नहीं जी है, आप वो मैं जो आपकी इम्बैलेंस है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सौरभ जी मैं आपकी बात का बिल्कुल क्रमशः जी जी। जवाब दे रही हूँ। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि महाकौशल की यदि आप बात कर रहे हैं बार बार, तो महाकौशल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, शंकर शाह जी और उनके जो सहयोगी थे, उन सबको लेके आज स्थापित करने का आदिवासी क्षेत्र में, चाहे वो रानी कमलापति हो, चाहे अन्य अन्य जितने भी आपके जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको आज स्थापित करने का, आज उनको याद करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और सुन लीजिए आप कि जो 2003 के पहले मध्य प्रदेश की हालत थी बीमारू राज्यों में, आप भी जानते हैं, आप इसी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आपने वो दौर देखा होगा 2003 के पहले की लाइट की क्या व्यवस्था थी। बिजली के 2 घंटे या 3 घंटे हमें 24 घंटे में बहुत मुश्किल मिलती थी और कभी-कभी तो ये हालत हो गई थी कि 2 दिन भी बिजली कटने लगी थी। मंजरी रोडों जी, की क्या क्या हालत उस थी? समय सौरभ जी, ग्लोबली आय के स्रोत, लोन के स्रोत, ऋण के स्रोत क्या हिंदुस्तान में इतने खुले थे? ये क्या सौरभ जी, डेवलपमेंट हुआ, कैसा मेरी हुआ? आप बात भी, आप मैं पूरी समझता नहीं हूँ, होने बहुत देंगे तो समझदार कैसे? हैं। वर्ल्ड सौरभ जी, बैंक, एडीबी, क्या ये आप बड़े रास्ते खुले थे बुद्धिमान क्या? हैं, आप बड़े बुद्धिमान सज्जन हैं, तो मेरी बात भी सुनो। मैंने आपकी कितने आराम से हर बात सुनी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंजरी जी आवाज पहुंच रही है अब तक? नहीं, मंजरी जी की आवाज नहीं आ रही। संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने का उनसे प्रयास लगातार किया जाएगा। लेकिन सौरभ शर्मा जी, इस तरीके से अब देखिए मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पता लग जाएगा कि चेहरा आखिरकार बना है किसको जा रहा है। लेकिन जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व में चलाई गई, उसका सीधा फायदा तो मिलता हुआ नजर तो आया ना? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा समय बीतने दीजिए। अभी मतगणना हुए 3 या 4 दिन हो रहे हैं, क्या अभी समीक्षा होने दीजिए, चीजें निकल के सामने आने दीजिए। लाडली बहना योजना जो है, निसंदेह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती, कोई भी विचारधारा होती है, उसका उद्देश्य रहता है कि सर्वहारा वर्ग के लिए योजनाएं बनाए और धरातल तक वो पूर्णतः डिलीवर हो। निसंदेह लाडली बहना योजना अगर है तो हमारे छत्तीसगढ़ में योजनाएं नहीं थी क्या? राजस्थान में योजनाएं नहीं थी क्या? और क्या लाडली बहना योजना जो है वो समूचे मध्य प्रदेश की महिलाओं तक डिलीवर हो रही थी? उसमें जो बैरियर थे वो भी सबके सामने है। हम तो ये योजना ला रहे थे, वो तो सबके लिए बिल्कुल एक लेवल पे लेके आ रहे थे। लाडली बहना एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके के परिणाम आए और वो लाडली बहना के कारण समूची 166 सीटों पर लाडली बहना उन्हें इफेक्ट करा, ये बातें कोई की भी गले नहीं उतर सकती। और मैं तो समझता हूँ जो पॉलिटिकल जानकार हैं, जो चुनावी विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर उनसे भी आप बात करेंगे, लाडली बहना का किसी भी विधानसभा जो सेगमेंट होगा, असेंबली सेगमेंट होगा, उसमें कितना प्रतिशत होगा, और लाडली बहना जो रहेंगी, क्या वो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का फ्लोटिंग वोट होएगा? जो फ्लोटिंग वोट होता है उनपे ये योजना का असर होता है कि तात्कालिक हमको ये लाभ मिला है तो निसंदेह हमको इस पार्टी के साथ जाना चाहिए। क्या लाडली बहना की योजना का जो लाभ मिला था, क्या उसमें हमारे कांग्रेस परिवार की महिलाएं नहीं होंगी, कांग्रेस परिवार की बहनें नहीं होंगी? जो हमारे आदिवासी समाज की माताएं बहनें हैं, जिनके लिए कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से निरंतर उनके उत्थान का काम कर रही हैं, क्या वे नहीं होंगी? तो ये बात मैं समझता हूँ गले उतरने लायक नहीं है। ठीक है, आपको वो एक चीज सामने रखनी है, आप उसको रख रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा समय बीतने दीजिए, बहुत सी खुलासे हो रहे हैं। आपने देखा, मेरे ख्याल से आज कल देख रहा था, या तो वो यूट्यूब की खबर हो या हो सकता है सत्य भी हो, कि हजारों की तादाद में माननीय न्यायालय में भी इस बात की शिकायतें जा रही हैं, चुनाव आयोग में शिकायतें जा रही हैं, जो इस चुनाव में परिणाम निकल के आए। मैं कल ही देख रहा था, एक बहुजन समाज पार्टी के चंबल के एक प्रत्याशी थे, उनको उनके बूथ से स्वयं उनको वोट नहीं मिला, उनके परिवार के 6 जन के वोट, उनके समाज के, उनके नाते रिश्तेदारों के 140 वोट उस बूथ में, और स्वयं का उनका बूथ प्रत्याशी का, और उसको वहां पर 0 वोट मिलते हैं। ये तमाम ऐसी अनेकों शिकायतें अपनी विजय लक्ष्मी साधो जी ने कंप्लेन करी कि 2 उनकी मशीनें नहीं खोली गई, उसमें 780 वोट डाले गए थे नोटेड, जो दोनों पार्टियों के एजेंटों ने नोट करे थे, और जब वो मशीन में वोट दिखे तो 850 वोट दिखे। ये तमाम चीजें तो एक शक पैदा कर रहा है, और न केवल कांग्रेसियों के मन में, आम जनता में भी आप देखिए तो वैसा उत्साह नहीं है जैसा जब इतनी भारी मैंडेट के साथ अगर कोई सरकार बनती है और आम जनता वो सरकार को बनाती है, तो आम जनता में एक अलग सा उत्साह होता है। हमारे अभी खूब विजय जुलूस निकले तो हम लोगों ने बड़ी बारीकी से उसको देखा है, वैसा उत्साह कहीं देखने नहीं मिल रहा।
जैसे 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और आम जनता के मन में एक उत्साह था। ठीक है, लेकिन अब देखिए, भले ही आप प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के, वोट आपने भी दिया होगा, एक मतदाता के तौर पर आप क्या सोचते हैं? अब देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है, प्रदेश में मुखिया का चेहरा कौन होना चाहिए? ये मेरे से सवाल है जी। नहीं, देखिए मैं तो बार बार कह रहा हूं कि चूंकि अब जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का आदेश दिया और कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे हमेशा से सोच रहती है सर्वारा वर्ग के लिए कार्य करना। लेकिन चूंकि आप अगर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो निसंदेह मैंने आपको अभी जब से डिबेट चली मैंने बताया सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, एजुकेशनल इम्बैलेंस, हेल्थ इम्बैलेंस जो है वो महाकौशल और विंध्य में है। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उन्होंने जो पिछले 1.5 दशक से महाकौशल की उपेक्षा करी है वहां पर आप प्रतिनिधित्व दें, ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट मंत्री इस रीजन से बनाने चाहिए, मुख्यमंत्री यहाँ से बनाना चाहिए। और जो हमने इस इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस को, ये समूची विसंगतियों को हम लोगों ने जब देखा था 2018 में, कमलनाथ जी यहाँ से मुख्यमंत्री थे, हमारे 6-8 कैबिनेट मंत्री महाकौशल से थे, विधानसभा अध्यक्ष महाकौशल से थे, विधानसभा उपाध्यक्ष महाकौशल से थे, और इससे आगे बढ़ के महाकौशल की राजधानी जबलपुर में हमने कैबिनेट बैठक करा के कई हजार करोड़ के प्रस्ताव पास करे थे, क्योंकि हम लोग ने इस बात को भापा था कि सबसे ज्यादा कार्य करने की अगर आवश्यकता है तो इस रीजन पे है। तो हमारी तो ये मांग है कि महाकौशल को प्रतिनिधित्व मिले और ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व। ठीक है, मंजरी जैन जी भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मंजरी जी, आवाज पहुंच रही है? मैं क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। जी मंजरी जी, इस तरीके से लगातार सौरभ साहब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि डिसबैलेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यही मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं उसको पूरा कर देती हूँ कि मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जहाँ विकास ना हुआ हो। अगर हम सड़कों की बात करें तो 2003 के पहले 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़कें हुआ करती थी। आज 5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण हो चुका है। कई हाईवे बन गए हैं, कई पुल बन गए हैं, कई पुलिया बन गई हैं। हम खेत सड़क तक पहुंच गए हैं। जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो योजना थी गांव तक सड़क की, और प्रधानमंत्री सड़क योजना जो गांव गांव तक पहुंची, और उसके बाद खेत सड़क योजना, तो हम खेत तक सड़कों से पहुंचते हैं। अगर हमें किसी राज्य का या देश का विकास देखना है तो सबसे पहले वहाँ की सड़कें देखी जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब 2003 के पहले अगर हमारी सीमाओं से, मध्य प्रदेश की सीमाओं से कोई आता था तो उसे पता चल जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया, क्योंकि वो गाड़ी हिचकोले खाने लगती थी। लेकिन आज स्थिति उलट हो गई है। अगर अन्य राज्य से कोई व्यक्ति यदि आता है तो मैं समझती हूँ कि उनको ये समझ में आ जाता है कि मध्य प्रदेश आ गया है, अब 100 से ऊपर की स्पीड की गाड़ी चल सकती है। तो ये बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। पहले 56,000 स्कूल हुआ करते थे, आज 2.5 लाख से ऊपर स्कूल है। पहले गुरुजी पद्धति से पढ़ाई हुआ करती थी, जो पेड़ों के नीचे क्लासें लगा करती थी। आज जो है हम CM राइज स्कूल, अत्याधुनिक स्कूल बना रहे हैं और बच्चे उनमें पढ़ रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छे स्कूल हैं। तो ये शिक्षा का स्तर रहा। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो हमने आर्थिक रूप से महिलाओं को, युवाओं को सशक्त करने का काम किया है। मुख्यमंत्री किसी को कमाओ योजना के अंतर्गत, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, और महिलाओं को 50% शिक्षा विभाग में, और पुलिस में 35%, और अधिकारी वर्ग में भी हमने 35% आरक्षण देने का काम किया है, और महिलाओं को राजनीतिक रूप से भी सशक्त करने का काम किया है। तो अब नेतृत्व देने का भी हम काम करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम जो है बहुत बड़े स्तर पर हुआ। जो कांग्रेस 70 साल इस देश पर राज करती रही, आज हमने वो 18 साल में करके दिया। और मोदी जी, चलो ठीक है, अब समय का मैं रोकना चाहूंगा, मंजरी जी रोकना चाहूंगा। मंजरी जी और सौरभ शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बड़ी बहस में हिस्सा बनने के लिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, तमाम दावे हैं, तमाम बातें हैं, अब आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बहुत जल्दी आने वाला वक्त साफ कर देगा। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।